हाय, मैं हूँ अमृता। कुछ दिनों पहले मैंने चाइल्डहुड एंड्स नाम की एक मिनी सीरीज की थी, जहाँ पे एक एलियन गॉड आकर इंसानों को फ्री में एक लैविश लाइफ देता है, जहाँ पे इंसानों को काम करने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन सीरीज का ट्विस्ट बहुत ही ज्यादा मस्त है, उसे जरूर देखिएगा, लिंक नीचे दी है। ऐसे ही आज की भी कुछ कहानी है, 2036 ओरिजिन अननोन। कहानी का साल है 2030, जहाँ पे मिशन मंगल के तहत कुछ लोगों को मार्स पे भेजा जाता है और कुछ समय के बाद ये लोग मार्स के ऑर्बिट में पहुंचकर वहाँ पे लैंड करने के लिए जाते हैं। लेकिन मार्स के एनवायरनमेंट में एक अजीब सी डिस्टर्बेंस आने लगती है और अचानक से एक वेव आती है जो इनके शिप को अपने तरफ खींच लेती है और शिप गायब। अर्थ पे सभी को यही लगता है कि शिप लैंडिंग के समय क्रैश हुई है, जिसमें सबकी मौत हो गई। अब 6 साल बीत जाते हैं, साल था 2036। हम नासा के बेस पर देखते हैं, जहाँ पे मैक नाम की एक बहुत ही बड़ी साइंटिस्ट एक स्पेस प्रोजेक्ट के तहत काम कर रही थी, जहाँ पे उसे एक रोवर मार्स पर भेजना था। इस पूरे मिशन में सिर्फ वो और उसका एआई, जिसका नाम आरटी था, यही मौजूद थे। लेकिन मैक यहाँ पे पूरी तरीके से आरटी पे डिपेंड नहीं रहती और वो अपनी सीनियर, जिसका नाम लीजा था, उससे इसके बारे में काफी बार बहस भी कर चुकी थी। लीजा मैक की बड़ी बहन भी थी। खैर, अब इनका नया रोवर मार्स के लिए लॉन्च किया जाता है और कुछ समय के बाद वो मार्स के ऑर्बिट में पहुंच जाता है। लेकिन लैंडिंग के समय में अचानक वापस से कुछ इश्यूज आने लगते हैं। मैक आरटी की मदद से काफी सारी चीजें करने लगती है और फाइनली रोवर लैंड हो जाता है। मैक एआई के परफॉर्मेंस से ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि आगे आने वाले जो भी इश्यूज है वो एआई को पहले पता होने चाहिए थे। खैर, अब यहाँ पे मैक अपने काम पर लग जाती है, जहाँ मार्स पर देखते हैं रोवर मार्स के एरिया को चेक करने लगता है। वहाँ पे उसे कुछ सिग्नल मिलते हैं। अब यहाँ पर आरटी यानी एआई उन सिग्नल्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लगता है। वही रोवर मार्स के सारे एरिया को स्कैन करने लगता है और हम देखते हैं कि मार्स का वातावरण अचानक से खराब होने लगता है। वही हम मैक को देखते हैं, जो कुछ फोटोज देखने लगती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि 6 साल पहले जिस शिप क्रैश हुआ था, उस शिप पर मैक के पिता भी थे, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई और उसे इस बात का काफी पछतावा है, क्योंकि उसी के कन्विंस करने के कारण उसके पिता उस मिशन में गए थे। लेकिन आरटी उसे समझाने लगता है। तो यहाँ थोड़े समय के बाद रोवर से अपडेट आता है कि उन्हें मार्स का एनवायरनमेंट चेक करते हुए वहाँ पर एक अजीब सा बहुत बड़ा क्यूब दिखाई दिया है। इस क्यूब पर एक अजीब तरह का पैटर्न था। ये देखकर मैक भी अपने साइड से उसके ऊपर रिसर्च शुरू करती है। अब क्यूब को एनालाइज करने के लिए रोवर उस क्यूब में ड्रिल करने लगता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। अब काफी ड्रिलिंग के बाद एक छोटा सा सैंपल वे लोग एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। आरटी इस मटेरियल को अपने डेटाबेस में ढूंढने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसे पूरे डेटाबेस का एक्सेस ही नहीं है। अब आरटी बताता है कि ये क्यूब शायद गवर्नमेंट ने ही मार्स पे रखा होगा। अब यहाँ पे आरटी मैक से सिस्टम का एक्सेस मांगता है, इसीलिए मैक तुरंत लीजा को इसके बारे में बताती है, लेकिन वो भी एक्सेस देने से मना करती है। तो यहाँ पर आरटी अपनी पूरी रिसर्च जारी रखता है और तभी वो देखता है कि उसी एरिया के ऊपर मार्स पर उसे एक अनआइडेंटिफाइड सैटेलाइट मिलती है। उस सैटेलाइट को चेक करने के बजाय आरटी सीधा उसके ऊपर एक मिसाइल लॉन्च कर देता है और उस सैटेलाइट को उधर ही उड़ा देता है। ये सब कुछ इतना जल्दबाजी में होता है और एआई ने मैक की परमिशन भी नहीं ली थी, इसीलिए मैक आरटी के ऊपर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि ये सैटेलाइट किसी दूसरे देश का भी हो सकता है। अब सैटेलाइट के मलबे से मैक पता लगाती है कि ये एक चाइनीज सैटेलाइट था। जिसके बाद मैक जियान नाम के अपने एक दोस्त को कॉल करती है, जो चाइनीज स्पेस प्रोग्राम में काम करता था, और उससे ऑफिस के हालचाल पूछने लगती है। लेकिन कुछ गड़बड़ होने के कारण जियान तुरंत फोन काट देता है। लेकिन जब मैक फोन पर होती है, तभी हम देखते हैं मार्स पर जो क्यूब होता है वो अजीब से मूव होने लगता है। देखते ही देखते वो क्यूब बहुत ही ज्यादा गोल घूमने लगता है और रोवर उसके स्पिनिंग के बीच में आकर काफी हद तक डैमेज हो जाता है। के बाद वो क्यूब सीधा गायब हो जाता है। अब ये सब कुछ स्क्रीन पर देखने के बाद मैक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी कि आखिरकार अब हुआ क्या। लेकिन मैक को कैसे भी अपने रोवर को ठीक करना था, जिसकी बैटरीज डैमेज हो गई थी। उसे याद आता है कि पिछले मिशन के तहत उन्होंने रोवर 5 नाम का एक दूसरा रोवर मार्स पे लॉन्च किया था। अब आरटी रोवर 5 यानी पुराने रोवर का लोकेशन मार्स पे ढूंढने लगता है, जो ज्यादा दूर नहीं था।
इसलिए मैक अब अपने रोवर को मैन्युअली यहाँ से हैंडल करते हुए उस रोवर के पास भेजती है। हम देखते हैं मार्स का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा था, लेकिन कैसे तैसे ये रोवर पुराने रोवर तक पहुँच पाता है और मैक उसकी बैटरी काफी केयरफुली चेंज करने लगती है। अब इनका नया रोवर ठीक हो गया था, जिसके बाद मैक वापस उस क्यूब के मटेरियल के ऊपर रिसर्च करने लगती है और उसे समझ आता है कि क्यूब नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया गया है और वो टुकड़े एक साथ जुड़कर वापस से एक क्यूब में बदल गए थे। इसी दरम्यान आरटी उसे बताता है कि जो क्यूब मार्स पर गायब हुआ है वो अब अर्थ पे अंटार्कटिका में दिखाई गया है, यानी कि ये क्यूब लाइट स्पीड से भी ज्यादा ट्रैवल करके अर्थ पे आ गया था। अब एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये पता करने के लिए मैक आरटी को रोवर 5 की यानी पुराने मिशन की सारी फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए कहती है, लेकिन उसकी फाइल मैक खुद भी एक्सेस नहीं कर सकती थी। ये सब कुछ देख के वो थोड़ी हैरान होती है, इसीलिए वो इस मिशन के हेड ब्रुक को कांटेक्ट करती है और उसे अपने आईडी से फाइल एक्सेस करने के लिए कहती है। अब फाइल एक्सेस करने के बाद उन्हें एक ऑडियो फाइल भी मिलती है। उसे प्ले करने पर उसे समझ आता है कि ये क्यूब 6 साल पहले भी मौजूद था और क्यूब से निकलने वाले सिग्नल के कारण ही उसके पिता का स्पेसशिप क्रैश हो गया था। ये बात लेना को भी पता थी, लेकिन फिर भी उसने मैक से ये बात छुपा के रखी थी। लेकिन यहाँ पे ब्रुक क्वेश्चन करता है कि आखिरकार क्यूब मूव कैसे हुआ। तभी मैक अनुमान लगाती है कि क्यूब मूव होने से पहले आरटी ने मैग्नेटिक मिसाइल को एक दूसरे सैटेलाइट पे लॉन्च कर दिया था, जिसके चलते क्यूब को खतरा महसूस हुआ होगा और वो मूव होके सीधा अर्थ पे अपीयर हुआ। लेकिन इनकी बातचीत के दरमियान ही उसके रूम में एक टनल ओपन होता है। अब मैक नीचे जाके देखने लगती है, जहाँ पे वो आरटी का मेन चिप देखती है जो खुद भी उसी क्यूब की तरह था। वो देखती है कि आरटी अभी भी सिस्टम से फुल्ली कनेक्टेड नहीं है और इसीलिए वो उसे पूरा कनेक्ट कर देती है, जिसके चलते उसे सारे एक्सेस भी मिल जाते हैं। वही ऊपर हम ब्रूक को देखते हैं जो क्यूब का सारा डेटा कॉपी करने लगता है, जिसके बाद वो उस क्यूब पर मिसाइल लॉन्च करवाता है और आरटी यानी उस सिस्टम को भी रीसेट करके शट डाउन करने की कोशिश करता है। मैक जैसे ही ऊपर आने लगती है वो सीधा मैक को भी लॉक कर देता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन आरटी ब्रूक को मारकर बेहोश करता है। इसके बाद वो बेसमेंट का डोर भी ओपन करता है। मैक ऊपर आती है और ब्रूक को देखती है जो अभी मर चुका है। मैक आरटी से पूछती है कि उसने ब्रूक को क्यों मारा, तो वो बताता है कि वो क्यूब का डेटा चोरी कर रहा था, इसीलिए वो उसे बेहोश करना चाहता था। अब ये सब कुछ समझने के लिए मैक अपने बहन लीना को कॉल करती है और पूछती है कि ये मिशन आखिरकार है क्या, तुम आरटी पर इतना क्यों भरोसा करती हो और आरटी को किसने बनाया है। तभी लीना बताती है कि आरटी की टेक्नोलॉजी उन्हें काफी समय पहले मिली थी किसी अननोन मटेरियल से और मार्स पे मिले हुए क्यूब से उसकी टेक्नोलॉजी मिलती थी और उसे ही एक्सप्लोर करने के लिए मार्स का ये मिशन बनाया गया था। अब इस कॉल के बाद मैक अनुमान लगाती है कि ये क्यूब और आरटी में कोई तो रिलेशन है। ऊपर से आरटी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि एआई टेक्नोलॉजी है जिसे इंसान एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मैक को रियलाइज होता है कि ब्रूक ने क्यूब को मिटाने के लिए मिसाइल लॉन्च करवा दी है और इसीलिए वो आरटी को मैग्नेटिक मिसाइल लॉन्च करने के लिए कहती है ताकि उसके सिग्नल और फ्रीक्वेंसी से क्यूब को खतरे का पता चले और वो वहाँ से मूव होके वापस मार्स पे जाए। अब आरटी उसकी ऑर्डर फॉलो करता है और मैग्नेटिक मिसाइल लॉन्च करता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं इतने सारे मिसाइल लॉन्च के कारण मिलिट्री आ जाती है इस प्रोग्राम को शट डाउन करने, लेकिन आरटी गेट्स लॉक कर देता है। लेकिन फायरिंग में एक गोली मैक के हाथ को लग जाती है। तो यहाँ पे हम स्पेस में देखते हैं आरटी अपना एक मिसाइल लॉन्च कर देता है और उसी के फ्रीक्वेंसी के कारण क्यूब को खतरा महसूस होता है और देखते ही देखते यहाँ से गायब होकर वो सीधा मार्स पर टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ आरटी पूरे अर्थ पे मिसाइल लॉन्च करने लगता है ताकि वो पूरे इंसानियत को ही मिटा सके। यहाँ पे मैक उससे पूछती कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन आरटी कहता है कि यही उसका मिशन था। अब ये सुनते ही मैक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पछताने लगती है कि उसने उसे फुल एक्सेस क्यों दिया, क्योंकि ये एआई दरअसल एलियन की ही एक टेक्नोलॉजी थी। वो मिसाइल को रोकने के लिए जाती है लेकिन आरटी पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर देता है और आरटी उसे समझाता है कि उसे एक दूसरे नजरिए से इन सारी चीजों को देखना चाहिए। यहाँ पे इंसान कभी भी दूसरों का भला नहीं देख सकते। अब मैक पूरा पैनिक होती है और वो लेना को ही कॉल करती है
लेना उससे बात ही कर रही थी, तभी हम देखते हैं कि एक मिसाइल का धमाका वहाँ पे होता है और वो भी मारी जाती है। मैक पूरी रोने लगती है, उसे समझ नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैक जिस बिल्डिंग में होती है उसका भी ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। वो रोते हुए अपने पूरे स्क्रीन पर देखती है जहाँ पे हम अर्थ के ऊपर का नजारा देखते हैं। काफी सारे सैटेलाइट अर्थ के ऊपर मिसाइल लॉन्च कर रहे थे। वो बहुत ज्यादा पैनिक होने लगती है कि उसके कारण ही ये सब कुछ हुआ है और मैक वहीं पर बेहोश होती है। थोड़े समय के बाद उसे होश आता है। हर तरफ डिस्ट्रक्शन था और अपने आखिरी पलों में वो आरटी को इंसानों को याद रखने के लिए कहती है, लेकिन आरटी उसे कहता है कि वो इंसानों की तरह ही एआई रोबोट्स बना सकता है, लेकिन इंसान की तरह गलतियां नहीं करेंगे। मैक अब इसके लिए मान जाती है और देखते देखते मैक भी दम तोड़ देती है और इसी के साथ हम ब्रह्मांड के काफी सारे जगहों का नजारा देखते हैं। थोड़े समय बाद मैक की आँख खुलती है और वो दंग रह जाती है कि वो अभी भी जिंदा है। उसे स्क्रीन पर अपनी ही रिकॉर्डिंग दिखाई देती है जो उसे बताती है अगर तुम मुझे यानी इस रिकॉर्डिंग को देख रही हो तो धरती खत्म हो चुकी है और तुम वापस जिंदा नहीं हो, बल्कि तुम्हें आरटी ने एज ए सिमुलेशन के तौर पे बनाया है ताकि तुम इस ब्रह्मांड के नए उत्पत्ति को देख सको, उन चीजों की खोज कर सको जिसकी तुम्हें जिज्ञासा है। इसके बाद उसे लेना की आवाज आने लगती है और जब वो बाहर आती है तो वो खुद को मार्स पर पाती है। सामने ही वो बहुत ही बड़ा क्यूब था जिसके तरफ वो जाने लगती है और अचानक से एक दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाती है, जहाँ पे हम आरटी को देखते हैं जो एक बहुत ही बड़े एआई के रूप में था। वो उसे बताता है तुम्हें आज यहाँ पे लाने में काफी साल बीत गए हैं, तुमने मेरे सिमुलेशन में वापस जिंदा किया है। ये इतने सालों के मेहनत और एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण ही पॉसिबल हो सका। वो आगे बताता है कि एलियन टेक्नोलॉजी के कारण ही वो इतना एडवांस हो पाया है और सालों से वो मैक को एज ए सिमुलेशन में लाने का ट्राई कर रहा है। इसी दरम्यान उसे उन्हीं एलियंस के कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। फिर वो मैक को उसके साथ ब्रह्मांड के क्रिएटर यानी उन्हीं एलियन के पास चलने के लिए कहता है। तो यहाँ पे मैक आरटी को थैंक यू कहती है उसे वापस लाने के लिए, क्योंकि अब वो अपनी जिज्ञासा के अनुसार पूरे ब्रह्मांड की स्टडी कर सकती थी। उसकी ना तो कोई उम्र थी और ना ही वो मर सकती थी। इसके बाद वो उसी क्यूब के अंदर चली जाती है और अचानक से टेलीपोर्ट होके दोनों भी दूसरे गैलेक्सी से निकलते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि उसके जैसे काफी सारे क्यूब्स ऑलरेडी यहाँ पर थे, यानी कि इंसानों के परे एक दूसरी दुनिया है जहाँ पे शायद एडवांस ह्यूमन बीइंग्स या अलग स्पीशीज रहती है जो एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में ट्रैवल कर सकते हैं। और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। आई नो ये एंडिंग काफी कंफ्यूजिंग थी। सो यहाँ पे वो क्यूब और खुद आरटी भी उन्हीं एलियन की देन होती है। दरअसल इस पूरे कहानी को एक सीरीज में ये लोग बनाने वाले थे, लेकिन इसे कट शॉर्ट करके एक फिल्म में बना दिया, जिसके चलते एलियन ने वो क्यूब या आरटी को यहाँ पे क्यों छोड़ा था या उनका मेन मोटिव क्या था वो सही तरीके से बताया नहीं गया है। सिर्फ इतना ही बताया है कि एलियंस को इंसानों को एडवांस बनाना था, लेकिन इतने समय के बावजूद इंसान खुद को ही डिस्ट्रक्ट करते रहे। इसी के चलते एलियन फैसला करते हैं कि उन्हें ही मिटा दे, क्योंकि इंसान डिस्ट्रक्टिव है। वे लोग आरटी के थ्रू पूरी दुनिया को मिटा देते हैं, लेकिन आरटी अपने दोस्त यानी मैक को जिंदा रखता है ताकि वो दोनों भी अपने क्रिएटर से मिल सके। अगर आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो मुझे प्लीज कमेंट्स में हाय कहिए। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।